अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जनाब सुबह खैर, भीगी भीगी और ठंडी ठंडी सुबह के साथ मैं हूँ जनाब मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग यहाँ जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे और पुरसुकून जिंदगी भी गुजार रहे होंगे, क्योंकि पुरसुकून जिंदगी और मोहब्बत लाजिम व मलजूम है। अगर जिंदगी में आप लोग सुकून चाहते हैं या हम लोग सुकून चाहते हैं तो हमें मोहब्बतें बांटना चाहिए और समेटनी चाहिए, लेकिन हमें मोहब्बत करना सिखाया ही नहीं जाता है। हमारी तरबियत में मुकाबलेबाजी करना सिखाई जाती है, हसद करना, लालच करना, ये चीजें हमें सिखाई जाती हैं जो नफरतों और गरूर हमारे अंदर पैदा करती हैं। और हजरत शम्स तबरेज का एक कॉल है कि नफरत और गरूर दिल के ऐसे दाग हैं जिन्हें दुनिया का पाक तरीन पानी भी साफ नहीं कर सकता है, और ये दोनों चीजें ही आपका सुकून छीन लेती हैं। तो जनाब हमें दिलों से नफरत और गरूर खत्म करके मोहब्बत करना सीखनी चाहिए, क्योंकि ये जो गरूर और कदूरतें और जो नफरतें होती हैं ये सिर्फ हमारी ज़ात को ही नुकसान पहुंचाती हैं और हमें अंदर से खोखला करके ख़त्म कर देती हैं। तो इसलिए हमें मोहब्बत करनी चाहिए, सीखनी चाहिए और आगे बांटनी भी चाहिए। अभी बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेल्फ केयर के हवाले से। तो आपको पता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारी सेल्फ केयर भी चेंज होना शुरू हो जाती है, और मौसम सरमा इस वक्त आपको पता है अपने अरूज पर है और बारिश ने सर्दी की शिद्दत में और भी इजाफा कर दिया। और जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। हम लोग पीते भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी ताकि ख़ुद को गर्म रखे। दूसरा, हम नहाने के लिए या मुंह हाथ धोने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ खुश्क और जो ठंडी हवाएं हैं उनके बायस बालों की जड़ों और स्किन पर खुश्की आ जाती है और बालों का गिरना भी बहुत ज़्यादा आम सी बात हो जाती है, ख़ासतौर पर सर्दियों में। और खुश्की के सबब खारिश की शिकायत भी आम हो जाती हैं, और जिससे बचने के लिए तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जिनका फ़ायदा ना तो देरपा होता है और ना ही तसल्ली बख्श भी होता है, जिससे हमें रिजल्ट भी वैसे नहीं मिल रहे होते। और ये मसला ना सिर्फ हम खवातीन का है बल्कि मर्दों को भी ये जो मसले हैं ये दरपेश होते हैं। तो बालों में खुश्की आने और उसके असरात से कैसे बचा जा सकता है, बालों की केयर कैसे की जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हुमा सलीम हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मुनीबा, बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हुमा, पहले तो हमें डेंड्रफ से ही हमने स्टार्ट करना है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो जो सबसे पहला हमारा मसला होता है वो होता है कि डेंड्रफ आ गया है हमारे बालों में। तो डेंड्रफ होता क्यों है और ख़ासतौर पर सर्दियों में ये मसला क्यों बढ़ जाता है? अच्छा, डैंड्रफ बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है यूजुअली टीन एज का और मिडिल एज में लोगों को बहुत ज़्यादा, और जैसे आपने मेंशन किया कि फीमेल्स और मेल्स दोनों में बहुत ज़्यादा है, इवन मेल्स में फीमेल से भी ज़्यादा है। ओके। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हो जाता है, कुछ स्किन टाइप की वजह से, बाकी है कि कुछ लोगों को ऐसी स्किन के मसाइल होते हैं जिनके साथ सर में खुश्की का इजाफा हो जाता है। विंटर सीजन में इसकी बढ़ जाने की वजह बहुत ज़्यादा तो मौसमी असरात के अंदर जो तब्दीली है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वेदर में, और जैसे आपने मेंशन किया कि हम गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। एक नीम गर्म पानी एक हद तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो उससे ये होता है कि वो जो आपके स्केल्स या जिसको हम छिलके कहते हैं, फ्लेक्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम ब्रश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उतरते हैं, तो उसकी एक बड़ी एक नॉक्शियस सी लुक होती है और हम लोग उस चीज़ को लेके थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये विंटर में इशू डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो इसके लिए ये है कि अगर थोड़ा कम मसला इतनी स्वेरिटी का ना हो, एंटी फंगल शैम्पूज यूज़ किए जाएं और सेल्फ हाइजीन को मेंटेन किया जाए तो हम इससे बड़े आराम से जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में मसला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जिसमें उनको खारिश के मसाइल और सर के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है उनके सर में, इवन को कि जख्म भी होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये वो स्टेट होती है जिसमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होती है, और उस टाइम पर लाजमी है कि वो जाएं और अपने डर्माटोलॉजिस्ट से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि वो इस मसले से मतलब इसको एक बीमारी ही समझें, इसको ये ना कहें कि ये टाइम के साथ साथ खुद ही शायद हील हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। तो इसके हवाले से आप लोगों ने डॉक्टर के पास जरूर जाना है। दूसरे, इससे मुस्तकिल तौर पर कैसे जान छुड़वा सकते हैं? मतलब अगर हम लोग रेगुलरली ऑयलिंग करें या फिर जैसे आपने बताया कि मेडिकेटेड शैम्पू अगर यूज करें तो क्या इससे हम लोग जान छुड़वा सकते हैं? सबसे पहले तो जैसे हर मसले के लिए, इस मसले के लिए भी सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये हुआ क्यों है और ये बढ़ क्यों रहा है।
तो हमें उन फैक्टर्स को सबसे पहले देखकर उनको डील करना चाहिए, उनको मिनिमाइज करना चाहिए। और उसके बाद फिर ये है कि अगर मामूली सी खुश्की है तो जैसे हमारे घर में कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल है, अब इनको हल्का सा गर्म करके इसको अपने स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं। इनका कोई नुकसान नहीं है, ये नेचुरल ऑयल्स हैं, ये अच्छे ऑयल्स हैं। उसके बाद लेकिन आपको लगता है कि आपका मसला इससे हल नहीं हो रहा, आपका मसला बढ़ रहा है और इवन मेडिकेटेड शैम्पूज यूज करने के बाद भी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपना एग्जामिनेशन करवा के प्रॉपर्ली ट्रीट करवाएं इसको। ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हम देखते हैं डॉक्टर उमा कि डैंड्रफ तो होती है बालों में, लेकिन हमारे बाल साफ भी होते हैं, हम लोगों ने वॉश भी किए होते हैं, फिर भी ऑयल ऑयल आ जाता है। बिल्कुल। ये क्या मसला है? अच्छा, ये ना कुछ लोगों की स्किन की टेंडेंसी होती है कि उनके अंदर सीबम जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उनकी ओवर एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पे भी और साथ स्कैल्प पर भी ऑयल की ओवर प्रोडक्शन होती है। उसके अंदर भी ये होता है, कुछ लोग उसको एग्रेसिवली डील करते हैं, डेली शैम्पूइंग करके उनको लगता है कि हम इस ऑयल से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि होता है कि फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ऑयल बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस करती है कि डिटेक्टिंग कि अब ड्राइनेस हो गई तो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो 2 से 3 दफा हफ्ते में शैम्पूइंग इज इनफ। और बाकी ये है कि आप एक अपने हेयर ब्रशेस को शेयर ना करें, अपने हेयर ब्रशेस को सेपरेट रखें। अगर आपको खुशी का प्रॉब्लम है तो आप वंस वीकली मेडिकेटेड शैम्पू यूज करें, ऑल्टरनेटिंग इट विद द नॉर्मल शैम्पू। तो इस तरह आप अपने डेली रूटीन को मेंटेन करें तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हम गर्मियों में भी हम लोगों ने अपने बाल वॉश करने हैं, सर्दियों में भी बाल वॉश करने हैं, लेकिन हमें पानी के टेम्परेचर के हवाले से बताइए कि किस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए। ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ज़्यादा अगर ठंडा भी होगा तब भी हमारे बाल डैमेज होंगे क्या? देखिए, अब बहुत ठंडा पानी होगा तो एक तो ये कि जब पानी बहुत ठंडा होगा तो आपके मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब अगर आप बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से मिलता हुआ पानी बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर लेंगे तो उससे एक्सफोलिएशन, आपकी स्किन की डेड स्किन जो आपके स्कैल्प पे है, ग्रेजुअली मसाज करने से वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत गर्म पानी भी ठीक नहीं है, बहुत ठंडा पानी भी ठीक नहीं है। कोशिश करें कि सर्दियां हो या गर्मियां, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर, और अगर सर्दियों का मौसम है तो हल्के गर्म पानी से सर को धोएं। जिस्म को आप बेहतर है कि थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाए, लेकिन ल्यूक वार्म वाटर इज फाइन फॉर स्कैल्प एंड हेयर। वो चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां। जी बिल्कुल। दोनों में ही आपने जो है ना नीम गर्म पानी से आपने अपना सर धोना है, ताकि जो मसाइल हैं डैंड्रफ के या बाकी जो मसाइल हैं वो भी ना हो सके। दूसरा, आजकल लड़कियां जो है कलर, जो हेयर कलर करवाती हैं, उस हवाले से बताइए वो कितने हमारे हेयर्स के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और उसकी वजह से भी हमारे हेयर कितने डैमेज होते हैं। ये एक बड़ी कॉमन कॉज है जिसकी वजह से हमारे हेयर इश्यूज बढ़ गए हैं। खुश्की का बढ़ जाना और बाकी हेयर इन्फेक्शन और हेयर के जो जितने भी मसाइल हैं उनके बढ़ जाने की वजह बहुत ज़्यादा यही है कि हमारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, जेल्स और हेयर डाइज जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली अब इस्तेमाल करें और उसके साथ हम उस लेवल की हेयर केयर नहीं करते। तो इसकी वजह से अब हेयर डाई डेफिनेटली ये भी तो करना ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ फैशन, लेकिन ये है कि आप उसके साथ अपनी हेयर रिजीम को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव कर लें। हमारी डाइटरी डेफिशिएंसीज भी अगर हों, अगर हमारी डाइट में भी जिंक, बायोटिन और इस तरह की चीज़ें प्रॉपर्ली हम नहीं ले रहे तो उससे भी हमारे जो बाल हैं वो प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ जा सकते हैं, ओवर ड्राइड हो सकते हैं। और ये कि आपको वैसे लाइवली बाल नहीं मिलेंगे अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, प्रॉपर हेयर केयर नहीं कर रहे, क्योंकि हेयर डाइज के बाद जब बाल ओवर ड्राइड हो जाएंगे, आप अगर प्रॉपरली सीरम्स अप्लाई करें तो आपके बाल बिल्कुल ठीक रहेंगे, टेक्सचर में भी और वॉल्यूम में भी। ठीक है, तो फिर किस तरह के, मतलब अगर जैसे आप सप्लीमेंट्स बता रही हैं कि जिंक लेना चाहिए, बायोटिन लेनी चाहिए, किस तरह की, और दूसरा फिर हेयर ऑयल्स के बारे में हमें बताइए, वो फिर किस तरह के जो सीरम्स हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए? सबसे अच्छे सीरम्स तो वैसे नेचुरल हेयर ऑयल्स ही हैं, हमारे पास घरों में इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, वो नेचुरल हो। आप जैसे कोकोनट ऑयल गर्मियों में, सर्दियों में ऑलिव ऑयल को ग्रेजुअली थोड़ा सा लेके हल्का सा गर्म करके उसका मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आप कुछ ऐसे केमिकल फ्री, अब हेयर डाइज में भी बहुत सारे ऐसे डाइज हैं जिसमें मिनिमल केमिकल्स हैं, बिल्कुल इसी तरह कंडीशनर्स भी ऐसे हैं जिसको आप प्रॉपर एडवाइस के साथ ले सकते हैं, जिसमें केमिकल्स कम से कम हो, और साथ आप अपने जो शैम्पूज हैं वो भी ऐसे सल्फेट फ्री यूज करें, ऐसे सीरम्स यूज करें, साथ अपने हेयर सप्लीमेंट्स खाने के लिए लेके प्रॉपर एक अपना ट्रीटमेंट लें, एक पूरा पैकेज लें जिसको आप कंटिन्यू करें। और साथ साथ क्योंकि डेफिनेटली सन डैमेज भी होता है, डस्ट से भी बालों में डैमेज होता है और स्टाइलिंग प्रोडक्ट से भी, तो इन सारे नुकसान को या इस सारे मसाइल को अगर हम लेकर चल रहे हैं तो साथ साथ हमें थोड़ा सा हेयर केयर को भी लेके चलना चाहिए, तो चीजें काफी बेहतर हो जाती हैं। बेहतर हो जाएंगी। मतलब जिस तरह हम लोग हेयर स्टाइलिंग के हवाले से आप बात कर रही है, मूव्स लगाई जाती है, बहुत सी और स्प्रेज किए जाते हैं, हेयर जेल्स लगाई जाती है, इवन के कंडीशनर भी लगाए जाते हैं इस हवाले से, तो ये भी एक कॉज हो सकती है हमारे बालों के गिरने की वजह। बहुत ज्यादा, ये तो बहुत बड़ी कॉमन कॉज है। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत कॉमन है,
और ये कि एक हद तक सन एक्सपोजर बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो ख़वातीन हैं यहाँ पे मोस्ट कॉमनली एक जो इशू हमें देखने में आ रहा है कि विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सूरज है लेकिन फिर भी हमारी ख़वातीन विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, तो उससे भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर होती है। और टीन एज में ये मसला ज़्यादा होने की वजह कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से आपको खुश्की के मसाइल भी हो जाते हैं और आपके बाल गिरने के मसाइल भी हो जाते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटीन ट्रीटमेंट्स भी मार्केट में आ चुके हैं, हमें वो बताइए कि वो किस तरह के हैं, क्या वो हमें अपने बालों पे अप्लाई करने चाहिए, ट्रीटमेंट लेने चाहिए, और क्या घर में भी हम इस तरह के कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं, घर के टोटके जो हम लोग करते हैं? जी जी, ये अंडा दही वाला बहुत पॉपुलर एक टोटका है, लेकिन कुछ लोग इसकी स्मेल को टॉलरेट नहीं कर पाते, कुछ ऐसा होता है। लेकिन ये कि देखिए प्रोटीन तो अच्छा ही है बालों के लिए, पर आप इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड अगर करें कि देखिए बाल की अगर हम इस एक बाल के स्टैंड के ऊपर हम प्रोटीन दें, या एक हम अंदर से प्रोटीन दें जो रूट्स के ऊपर जाके टारगेट करे और बालों को अंदर से नरिश करे, डेफिनेटली वो ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब ये कि हमारी डाइट अच्छी हो, हम सप्लीमेंट्स ले रहे हो, ऑन टॉप ऑफ इट अगर हम ऊपर से भी कोई ट्रीटमेंट ले लें तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन देखिए जो प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको ऑफर कर रहे हैं वो एक्चुअली प्रोटीन ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इवन आप ये देखिए कि डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स पर भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं आजकल, और वो बहुत इफेक्टिव भी हैं। और उससे लोग जो नहीं जा सकते डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ये सैलून में जाके ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, तो वो घर में जो टोटके हैं वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो कोई नुकसानदेह साबित जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगेन कि ये कि हर इंसान की स्किन टाइप फर्क होती है, और कुछ बालों की भी स्किन टाइप होती है। जी जी, नहीं, स्कैल्प में अगर उनको कोई इशू है कि बाल गिर रहे हैं और उसके लिए वो कुछ देखना चाह रहे हैं कि हम कुछ बालों के गिरने के मसाइल को हल करने के लिए हम कोई ट्रीटमेंट घर में ले लें, तो उनको पहले एक दफ़ा एग्जामिन करवा लेना चाहिए कि अचानक से अगर ये हेयर फॉल हुआ है तो उसकी वजह क्या है। ताकि कोई और अगर मसला है तो वो देख लिया जाए, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर लिया जाए। और दूसरा डॉक्टर हुमा कि जिनके कर्ली बाल होते हैं उनको स्ट्रेट बालों की जगह ज़्यादा मेरे ख्याल से केयर की ज़रूरत होती है, तो एज एन आप डर्मेटोलॉजिस्ट क्या मशवरा देंगे उन्हें कि उन्हें किस तरह की फिर केयर करनी चाहिए अपने बालों की? देखिए ये तो सारे हेयर टाइप्स ही हो गए। कर्ली हेयर जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनको देखा है कि उनका दिल करता है कि हमारे कर्ली हो जाएं, और जिनके कर्ली हैं उनका दिल करता है हमारे स्ट्रेट हो जाएं। एग्जैक्टली। तो ये है कि कर्ली बालों की डेफिनेटली केयर बहुत मुश्किल है। पेशेंट्स आते हैं बहुत परेशान होते हैं कि एक तो हमारे बाल ग्रो बड़ी देर से करते हैं और वो इजीली मैनेजेबल नहीं होते। तो उसके लिए मैं इनको ये कहती हूँ कि लाइक आपकी डैम्प जब हेयर है ना, आप उसके ऊपर अच्छे से सीरम्स लगा लेंगे ना, तो वो बड़ा सॉफ्ट टेक्सचर हो जाएगा, उसका कर्ल भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा एक स्ट्रेटनिंग और लेंथनिंग का इफेक्ट मिल जाता है उसके साथ। लेकिन ये कि मैं ये कहती हूँ कि थोड़े आर्टिफिशियल जो आप करवाते हैं ट्रीटमेंट्स लाइक एक्सटेंसोस, रिबॉन्डिंग्स करवाते हैं ना हम, तो उससे इमीडिएटली तो बड़ी नीट लुक आ जाती है, लेकिन उसके बाद बहुत इंटेंस हेयर फॉल होता है। और दूसरा पीआरपी भी बहुत ज़्यादा करवाई जा रही है बालों को लेकर, इस हवाले से उसके हवाले से हमें बताइएगा। पीआरपी का बहुत रेवोल्यूशनरी इफेक्ट है। पीआरपी एक बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली जब आप पेशेंट के अपने ब्लड से ही ग्रोथ फैक्टर्स को ड्राइव करके उसके अंदर री इंजेक्ट करें, और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतना कुछ रखा हुआ है कि हम अपनी ही बॉडी से बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उससे स्किन की रिजुविनेशन की जा सकती है, उससे हेयर ग्रोथ के मसाइल को हल किया जा सकता है। पीआरपी के और भी बहुत सारे, इवन डर्मेटोलॉजी की फील्ड से बाहर भी इसको बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं? इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमने नहीं देखे अब तक, क्योंकि देखिए एलर्जी जब आपका अपना ही सीरम आप में इंजेक्ट किया जाएगा तो एलर्जी भी कॉज नहीं करेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, तो वो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। और कितनी देर बाद, अगर ये हेयर के हवाले से अगर पूछा जाए, तो कितनी सेशंस हमें लेने चाहिए पीआरपी के, ताकि हमारे हेयर की दोबारा से रीग्रोथ हो और अच्छे वॉल्यूम में हो हमारे बाल? ये ना एक्चुअली वेरी करता है, रिस्पांस हर पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स को 1 से 2 सेशंस के बाद वंस मंथली हम यूजुअली सेशंस देते हैं, लेकिन उसके साथ हम उनको होम केयर रिजीम भी देते हैं। अपने पेशेंट्स को हमेशा बताते हैं कि आप और हम मिलकर काम करेंगे, अगर हम दोनों में से कोई एक भी वीक होगा तो हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो घर में भी आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, घर में भी आपको वो सारी केयर करनी है जो आपको बताई जाए, और वंस मंथली आपने ये सेशंस लेने। तो यूजुअली 2 से 3 सेशंस के बाद ही पेशेंट्स को बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि हमने एक दफा ट्रीटमेंट करा लिया तो अब हमें कोई भी सेल्फ केयर करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ ट्रीटमेंट ही अपना काम दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट तब तक ही अपना अच्छे तरीके से काम दिखाएगा जब तक हम सेल्फ केयर को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। तो जनाब डॉक्टर हुमा सलीम हमारे साथ मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह हम लोग अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बालों का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से हमने आज ये सेगमेंट आप लोगों के लिए बनाया था, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकता है। तो इसी नोट पर हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए समाजी, अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियों के हवाले से, तो माशरे में रहते हुए हर शहरी को पर्सनल फ्रीडम हासिल होती है और वो कानूनी दायरा कार में रहते हुए अपनी मर्जी के साथ जिंदगी भी गुजार सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जनाब हमारे मुआशरे में दूसरों की पर्सनल फ्रीडम का ख्याल नहीं रखा जाता, और अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं तो लोग आपके जाती मामलात में मुदाखलत करना तो अपना कानूनी हक समझते हैं ना। कोई भी नामवर शख्सियत किसी इवेंट पे हो, कोई खुशी में हो, कोई गमी में हो, या कोई छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर गया हो, उसकी पिक्चर्स, उसके वीडियोस सोशल मीडिया की जीनत बन जाती है। और अक्सर सेलिब्रिटीज जो है इस मसले के हवाले से शिकायत भी कर चुकी हैं, और चंद रोज पहले ही मॉडल, अदाकारा और गुलकारा अलीज़ा शाह को भी इस मसले का सामना करना पड़ा जब उनकी कार में बैठे हुए सिगरेट पीने की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और जिसके बाद अब उन्होंने मज़कूरा वीडियो को बिला इजाजत रिकॉर्ड करने और देन उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया है। और किसी भी शख्स की रजामंदी के बगैर उनकी वीडियो बनाना या फिर तस्वीर खींचना और फिर उसे इजाजत के बगैर सोशल मीडिया पर शेयर करके फैलाने के हवाले से कानून क्या कहता है, हमें इस मसले को रिपोर्ट कैसे किया जा सकता है और इस हवाले से क्या क्या सजाएं दी जा सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून हैं जैन अली कुरैशी हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं। जैन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जैन, जैसे मैं अभी बात करती कि सोशल मीडिया के हवाले से कि हम किसी की भी पिक्चर लेने के हवाले से या वीडियो या कोई एक्ट्रेस ही हो या सेलिब्रिटी हो, हम अपना कानूनी हक समझते हैं कि हम इनको कुछ भी कह सकते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हमारा कानून इस हवाले से क्या कहता है? जैसे अलीज़ा शाह की मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि उनकी किसी ने वीडियो, सिगरेट नोशे की वीडियो बनाकर अपलोड कर दी और अब उन्होंने FIA को जो है ना, ये केस वहां तक पहुंच चुका है। तो हमें बताइए कि हमारा कानूनी हक क्या है, हमें कानून क्या कहता है इस हवाले से कि बगैर इजाजत किसी की वीडियो या हम लोग पिक्चर अपलोड कर सकते हैं? देखिए, कानून जो है, अगर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की बात की जाए तो कानून के अंदर साइबर स्टॉकिंग जो सेक्शन 24 है उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि कोई भी शख्स किसी शख्स की अगर तस्वीर या वीडियो उसकी बगैर इजाजत तैयार करता है या अपलोड करता है, ठीक है, तो उस हवाले से जो सजा है वो 3 साल है कानून के अंदर। अब जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या ये जो है करना जुर्म है, तो इसमें बड़ा, जब लॉ के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, ये लॉ के अंदर ये बताया गया है कि अगर इस किस्म का कोई जुर्म करता है तो सजा 3 साल है, और किसी की वीडियो तैयार करना, किसी की तस्वीर तैयार करना उसकी इजाजत के बगैर, तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से एक बड़ी अहम चीज़ हमें लोगों को ये बतानी होगी कि ये एक ना सिर्फ जुर्म है, बल्कि अगर आप इस तरीके से इसको वायरल करने की कोशिश करते हैं, स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये जुर्म नहीं है, ठीक है, या फिर ये है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने ये देखा करते हुए, और उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती थी वो ये होती थी, हमने जो बीइंग ए लॉयर केसेस देखे उसमें ये होती थी कि ये जुर्म कैसे है। सिर्फ जो एक मैं समझता हूँ अवेयरनेस के हवाले से जो बात अहम है वो ये है कि साइबर स्टॉकिंग जो है उसके अंदर ये बताया गया है कि किसी शख्स की तस्वीर, किसी शख्स की वीडियो उसकी बगैर इजाजत के नहीं अपलोड की जा सकती, ना बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब ये एक लॉ है हमारे पास, हमारा कानून हमें बताता है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं और हम बड़े हंसी खुशी कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं प्राउडली कि हमने ये तस्वीर खींची या हमने ये वीडियो बनाई। तो आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि हम लोगों ने ये करना है कि नहीं करना? देखिए, एक तो अवेयरनेस के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो बहुत सारा काम करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि साइबर लॉज हैं कौन कौन से। अगर हम ये कहते हैं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना लगाई जाए तो हमें ये बताने की जरूरत है कि सेक्शन जो है वो कौन सा है और वो क्या कहता है, और फिर हमें ये भी बताने की जरूरत है कि सिर्फ वीडियो और तस्वीर, और उसके अलावा हमें ये भी बताने की जरूरत है कोई किसी के बारे में कोई ऐसी डेफेमेटरी खबर ना फैलाए, कोई लगाए ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बगैर एविडेंस के जो है वो खबरें चलाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की जिंदगियां खराब कर देते हैं एडिटेड तस्वीरें लगा के, और ये बताने की जरूरत है बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ अवाम को, कि ये जो तमाम चीजें आप ऑनलाइन करते हैं, एक तो ये ट्रेसेबल हैं, दूसरा ये बताने की जरूरत है कि ये जो तमाम चीजें हैं जिसमें आप किसी को डिफेम करने के लिए, किसी से कोई रिवेंज लेने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, जो भी आपका मोटिव हो करने के लिए, जो भी ऐसी कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करेंगे, इसके ऊपर बाकायदा लॉ मौजूद है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने खुद
अच्छा। बतौर वकील ये देखे कि हमारे पास जो बहुत सारे यंगस्टर्स हमने आते देखे, हमने उनसे पहला सवाल ये करते थे कि ये तो आपको खुद पता होना चाहिए था कि ये जुर्म है। तो हमें ये पता चला कि हमारे पास ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं खुसूसन उनके पास ये नॉलेज ही मौजूद नहीं है। और उसमें मैं समझता हूँ जो एक अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जो कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर बच्चे हैं उनको एटलीस्ट साइबर अवेयरनेस के हवाले से या तो कोई ऐसे सेशंस होने चाहिए या फिर हमें इसका कोई एक प्रॉपर कोई कोर्स तैयार कर देना चाहिए कि उसकी जो बेसिक डाल देना चाहिए। जी, क्योंकि देखें अब जो हर एक नौजवान है उसके हाथ में मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी तो वो इस्तेमाल करता है, वो उसके पास मोबाइल फोन मौजूद है, उसके पास लैपटॉप मौजूद है। हाँ। तो जब इंटरनेट का इस्तेमाल भी हो रहा है, इतनी आसानी से अवेलेबल भी है, आपको रेस्टोरेंट्स में मिल रहा है, आपको घर में मिल रहा है, आपको ऑफिस में मिल रहा है, तो जब इतना आसानी से इंटरनेट अवेलेबल है तो वहां पर इसका जो एक मिस यूज है उसके जो नुकसानात हैं वो भी बताने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फायदे तो हम बता रहे हैं कि आप अगर इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आप उससे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको सेटअप वैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नुकसानात भी बताने पड़ेंगे कि अगर आप किसी की जिंदगी खराब करेंगे, किसी की तस्वीर उसकी बगैर इजाजत के लगाएंगे, किसी की वीडियो उसकी बगैर इजाजत के लगाएंगे, किसी के खिलाफ फॉल्स इंफॉर्मेशन लगाएंगे, तो उसके अंदर हमें सजाएं भी बतानी होंगी और उसमें हमें ये बताना भी होगा कि लोग पकड़े भी जाते हैं, उनको सजाएं भी होती हैं और उनके खिलाफ केसेस भी चलते हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है, अगर कोई ऐसा यंगस्टर इस किस्म का कोई जुर्म कर लेता है तो ना सिर्फ उसकी फैमिली जो है वो सफर करती है, वो खुद सफर करता है, उसका कैरियर सफर करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं इसी तरफ आ रही थी कि हमारे पर ऐसी कोई कानूनी नज़ीरें मौजूद हैं जिनसे हमें पता चल सके कि कितने लोगों को इस वक्त सजाएं हुई हैं इस हवाले से। दूसरा मतलब जो साइबर क्राइम्स के हवाले से, दूसरा कि जो एक्ट है साइबर क्राइम एक्ट 2016 के तहत उनको सजाएं भी मिली हैं और कार्रवाइयां भी हुई हैं। देखिए केसेस में सजाएं तो हुई हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक नया लॉ है तो नंबर ऑफ जो पनिशमेंट्स हैं वो नो डाउट कम है। ओके। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सजाएं जो हैं ऑब्वियसली जैसे जैसे कोर्ट्स में केसेस आएंगे, एक अवेयरनेस सोसाइटी एट लार्ज में बढ़ेगी, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, तो रिपोर्टेड जो एप्लीकेशंस होंगी वो बढ़ेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि लोग विक्टिम्स तो हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो इसके विक्टिम होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि हमने एप्लीकेशन कहाँ लेकर जाना है। मैंने जैसे आपको बताया अवेयरनेस का इशू है। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोसाइटी का प्रेशर बियर नहीं कर पाते, बिल्कुल उनको लगता है कि हम ऐसे ही एक एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो पता नहीं हमारी जो फैमिली है उसमें हमारी रेपुटेशन, फ्रेंड्स में हमारी रेपुटेशन, रिलेटिव्स में हमारी जो साख है वो मुतासिर हो सकती है। तो जहां बात आती है कि सजाओं की, तो उसमें मैं समझता हूं कि अगर अदालतों का रोल हम देखते हैं अदालतों की तरफ, तो वहां पे एक सोसाइटी का भी रोल है। बिल्कुल ऐसे कि आप अगर अपना केस रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, आप वो इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, आप डर जाएंगे, आप किसी की ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगे, तो होगा क्या, फिर आप बाकी लोगों के लिए एक मसला क्रिएट कर जाएंगे। वो शख्स जो आज किसी को तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, किसी और को करेगा, किसी के खिलाफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन कर रहा है, वो किसी और शख्स को करेगा, क्योंकि उसको ये होगा कि मैंने पहले किया, मेरे साथ क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, मेरा सिस्टम कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो मैं ये लोगों को ये बताना ये चाहूंगा कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो उसको फौरी रिपोर्ट करें। अगर आप किसी साइबर क्राइम के विक्टिम है उसको फौरी रिपोर्ट करें। FIA साइबर क्राइम, लेकिन मसला ये है ना ज़ैन की पता नहीं है ना किस तरह रिपोर्ट करना है, कहाँ जाके रिपोर्ट करना है। अगर FIA साइबर क्राइम के पास जाना है तो किस तरह जाना है, हमने कैसे दरखास्त सबमिट करानी है, दूसरा हमें क्या क्या प्रूफ चाहिए होंगे इस हवाले से। देखें जिसके साथ भी साइबर क्राइम हो उसको मेरा जो एक सबसे पहली एडवाइस है वो ये है कि वो एविडेंस को कभी डिलीट ना करे। एविडेंस क्या होता है कि आपके पास स्क्रीनशॉट्स की सूरत में होता है। अगर आपके साथ कोई आपको विक्टिमाइज कर रहा है, कोई मैसेजेस भेज रहा है, कोई थ्रेट कर रहा है, हरास कर रहा है, उन मैसेजेस के आप स्क्रीनशॉट्स अपने पास रखें। ठीक है। नंबर 2, आप उनको अपने मोबाइल फोन से डिलीट मत करें। ऑब्वियसली उनकी एक टेक्निकल रिपोर्ट तैयार होगी जो आपके मोबाइल फोन से तैयार होगी कि ये ओरिजिनल मैसेजेस हैं, ये वाकई में आए हैं। इस तरह अगर आपको किसी फेसबुक आईडी से या किसी भी आईडी से तंग किया जा रहा है तो उस आईडी का URL भी अपने पास सेव रखें। उसके बाद आप एक एप्लीकेशन जो है वो तैयार जब आप करेंगे तो उन तमाम एविडेंसेस को अपने एप्लीकेशन के साथ लगाएं। ठीक है। और उसके साथ अपने आईडी कार्ड की कॉपी लगाएं। जो भी शख्स विक्टिम है उसको दरखास्त तो इस तरह फाइल करनी है कि उसके साथ उसके एविडेंसेस मौजूद होने चाहिए, उनको डिलीट मत करें। ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि जो लोगों को बताना चाहिए, इसमें आपने पुलिस स्टेशन में ये दरखास्त लेकर नहीं जानी, इसमें आपने जो आपका मुतलका FIA साइबर क्राइम सर्कल है वहां पे ये एप्लीकेशन फाइल करनी है। ओके। ये इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग जो हैं जब उनके साथ कोई ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऑफेंस हो जाता है
तो वो कोशिश करते हैं कि वो एप्लीकेशन उसी वक्त वो पुलिस स्टेशन में जाते आपने हैं। फाइल हाँ। नहीं करनी है, आपने एफआईए साइबर क्राइम सर्कल में फाइल करनी, जो भी ठीक है। आपके शहर के अंदर मुतलका मौजूद है। ठीक है। और सबसे अहम बात जो मैंने बताई कि आपकी एप्लीकेशन के साथ आपके वो एविडेंसेस भी मौजूद हों, और वो एविडेंसेस आपने अपने मोबाइल फोन से भी डिलीट नहीं करने, ओके। ताकि एक प्रूफ आपके पास हो कि ये वाकई में मुझे ये जो थे मैसेज हरास कर आए रहा है या बुली कर रहा है या कुछ भी जी, कर रहा या है। ये मुझे ईमेल रिसीव हुई, ये तस्वीरें या मेरी शेयर करने की कोशिश की गई, वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। मतलब अगर जो वीडियो वाला मामला है या पिक्चर वाला मामला है कि बगैर इजाजत कोई आपकी वायरल कर देता है, तो तब भी यही प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का, चाहे आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट हो गया, अगर फर्ज किया गया कोई शख्स है वो कहता है मेरे अकाउंट से पैसे जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए इलीगली, तो उस शख्स को वो जो मैसेज जिस नंबर से रिसीव हुआ, अगर कोई कोड उसने शेयर किया, वो नंबर जिसके ऊपर कोड शेयर किया है, वो तमाम एविडेंसेस जिसको करने के बाद उसके साथ क्राइम कमिट हुआ है, वो उसके पास सिक्योर होने चाहिए। इसी तरह सोशल मीडिया का अगर ऑफेंस किसी के साथ कमिट हुआ है, तो वो तमाम एविडेंसेस जिनके थ्रू उसके साथ वो जो है, अगर कोई नंबर से कॉल्स आ रही हैं, किसी नंबर से तस्वीरें शेयर हो रही हैं, वो सारे उसके पास सेव और सिक्योर होने चाहिए। उनको डिलीट मत करें, उनको आपने स्क्रीनशॉट्स की सूरत में महफूज भी करें और फिर उनको अपने मोबाइल फोन के अंदर भी रखें, ताकि आपका जो केस है वो जब चले तो वो एक स्ट्रॉन्ग केस के तौर पे चले और उसको सीरियसली लें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमें ये बताइए जैन के अमूमन किस तरह के जो केसेस हैं वो सबसे ज्यादा रिपोर्ट होते हैं? क्योंकि अगर मैं डाटा आपके साथ शेयर करूं तो लास्ट ईयर की अगर बात करें तो साइबर क्राइम जो एफआईए साइबर क्राइम है, वहां पर 1000 शिकायत मौसूल हुई थी उन्हें। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 1 लाख जो थी वो शिकायत मौसूल हुई थी, तो ये बहुत एक बड़ा नंबर है। तो हमें बताइए कि इनमें सबसे ज्यादा किस तरह के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं? 2 कैटेगरीज के जो केसेस मैंने बतौर वकील अपने पास केसेस मैंने जो अदालतों में देखे, वो मुझे 2 तरह के केसेस ज्यादा नजर आए। एक तो फाइनेंशियल क्राइम्स के केसेस हैं, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया कि किसी के अकाउंट से पैसे जो हैं वो इलीगली ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। दूसरे केसेस जो ज्यादातर देखेंगे वो सोशल मीडिया क्राइम्स है। ओके। अब सोशल मीडिया पे क्या है, साइबर स्टॉकिंग है, बहुत ज्यादा क्राइम देखा गया। इसी तरह किसी के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगा दी जाती है, बगैर एविडेंस के लगा दी जाती है, वो एक बहुत ज्यादा क्राइम देखा गया। फिर एक ऐसा क्राइम भी है जिसमें किसी की नाजेबा तस्वीरें जो हैं वो बनाकर वायरल कर दी जाती हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा क्राइम जो है वो देखा गया। अब जो इशू मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ बताने की जरूरत है, वो ये है कि ऐसी तमाम चीजें जो हैं जहां पर आपके साथ साइबर क्राइम कमिट किया गया हो, उसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एक और लोगों को बताना चाहूंगा कि अवेयरनेस के हवाले से, कि फौरी रिपोर्ट करें। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो उसके ऊपर उस वक्त, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं ये मामला ऐसा है कि इसको हमें बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए, तो उससे होता क्या है कि वो जो ब्लैकमेलिंग का अमल है वो ज्यादा तेज हो जाता है। अगर आप फौरी रिपोर्ट करेंगे, उसका आपको फायदा ये हो जाएगा कि इसमें जो डाटा आना है, जो ऑब्वियसली आईपी एड्रेस आएगा, अगर कोई भी अकाउंट है, क्योंकि ज्यादातर जो साइबर क्राइम कमिट किया जाता है वो लोग फेक अकाउंट से करते हैं, तो वो जो आईडी का जो एक डाटा है, उसका जो आईपी एड्रेस है, वो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो उस कंपनी से मंगवाया जाता है जिस कंपनी की जो है, जैसे फेसबुक है तो फेसबुक से मंगवाया जाएगा बिल्कुल। तो उसमें यह है कि वो जो उसके एविडेंसेस, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है, तो फौरी तौर पे अगर आप रिपोर्ट कर देंगे तो ये होगा कि आपको एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि किस शख्स की तरफ से ये किया जा रहा है, और आप उसको ट्रेस कर लेते हैं टाइमली। तो मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि अगर किसी के साथ ऐसा साइबर क्राइम कमिट हो रहा है, तो उस हवाले से 1-2 मैं अवेयरनेस देना चाहूंगा। एक तो फौरी तौर पर जो है वो आप रिपोर्ट करें। दूसरा, अगर वो शख्स आइडेंटिफाई हो चुका है, तो फौरी तौर पर ये ना करें कि उसके प्रेशर में आके उसके साथ सुलह कर लें। बहुत सारा मैंने ये भी देखा सोसाइटी के अंदर ये होता है कि क्योंकि लोग आपस में जानने वाले निकल आते हैं, जो साइबर क्राइम कमिट कर रहा होता है वो कोई रिश्तेदार होता है या कोई जानने वाला होता है, तो वो फौरी तौर पे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ऐसा मत करें। मैंने ये अपनी ये देखा अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के दौरान कि बहुत सारे लोग ऐसे भी विक्टिम थे जिनके साथ अगर पहले क्राइम कमिट हुआ तो 4 या 5 महीने बाद उसी शख्स ने वो काम दोबारा रिपीट कर दिया। तो कोशिश ये करें, आप अपना पहले जो डाटा है उसको सिक्योर करें, उनको अदालतों से सजाएं करवाएं, आप अपने केस को फॉलो करें। जब आप केस को फॉलो करेंगे तो आप बाकी सोसाइटी को भी बचाएंगे। और दूसरा जैन मुझे बताइए कि ये जो केसेस जब आते हैं साइबर क्राइम के पास, तो उनके पास कितना टाइम होता है कि उन्होंने इसको निपटाना है? देखिए, इसमें ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बहुत सारे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आमतौर पर एक फेक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के हवाले से भी लॉ इस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में मौजूद है। ठीक है। जब फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो जाती है या फेक अकाउंट इस्तेमाल हो जाता है, तो उसमें एक ही इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है, वो ये होता है आईपी एड्रेस मंगवाया गया है।
अब वो आईपी एड्रेस जो है वो ऑब्वियसली आता है उन कंपनीज की तरफ से, जिन जैसे मैंने बताया फेसबुक है, जैसे दूसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें बाजू का टाइम लग जाता है, लेकिन ये टाइम इतना ज्यादा नहीं होता। नॉर्मली ये भी बाजुकात होता है कि अगर आपको डायरेक्ट किसी के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं तो उसका जो ऑब्वियसली जो सिम है उसके थ्रू भी जो है वो लोकेट कर लिया जाता है कि जो हु इज दी पर्सन इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ ऑफेंस, वो भी बाजुकात उस तरीके से भी उसको लोकेट कर लिया जाता है। बट इशू ये है कि ये यहाँ पर टाइम का इशू नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे जिस शख्स के साथ ये क्राइम हो रहा होता है उसको पता होता है कि ये क्रिमिनल जो है वो कौन है। वो उसके बारे में उसके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, टाइम ज्यादा नहीं लगता। द इशू इज कि लोग डर के अपने केसेस को रिपोर्ट करने के लिए बाहर नहीं आते। बिल्कुल और फिर उससे क्या होता है कि जो एक शख्स ये काम कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं उसकी एक हिम्मत होती है, वो बढ़ रही होती है कि मैं तो पकड़ा ही नहीं गया। बिल्कुल ऐसे तो आप जब एक दफा केस रिपोर्ट करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत सारे और लोगों को उससे बचा लेंगे। एग्जैक्टली, जब एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी तो ताकि दूसरे लोगों को भी एक पाथ मिल जाए कि हम लोगों ने क्या करना है इस हवाले से। अगर कोई हमें इस तरह ब्लैकमेल कर रहा है, कोई बगैर इजाज़त कोई चीज़ अपलोड कर रहा है, तो हमने किस तरह जो केस है उसको परस्यू करना है। ज़ैन कुरैशी माहिर हैं साइबर क्राइम में। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इस हवाले से हमारे साथ बात की आपने। जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र करते हैं और उन मसाइल को हल करने के हवाले से जो होने वाले इकदाम हैं उनके बारे में आपको आगाह भी करते रहते हैं। तो जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं और पार्किंग जो है वो शहर का अहम मसला बनता जा रहा है। और आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, शॉपिंग मॉल में चले जाएं या फिर बाजार में चले जाएं, आपको पार्किंग नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो ओवर चार्जिंग की जाती है। और इन मसाइल को हल करने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई गई थी, जो नाअहली, करप्शन, बद इंतजामी और बदउनवानी की अलामत भी बन चुकी है इस वक्त। और पब्लिक सेक्टर कंपनीज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो लाहौर पार्किंग कंपनी की बदतरीन कारकर्दगी का इंकशाफ हुआ है। सूबाई कारकर्दगी के पैमाने पर 100 में से सिर्फ 7 नंबर ही मिल सके हैं इस कंपनी को, जबकि बिजनेस प्लान पर अमल दरामद में 15 नंबर पे एक भी नंबर नहीं मिला इन्हें। और जबकि महकमा बल्दियात पंजाब ने हाई पावर कमेटी की एवेल्युएशन रिपोर्ट पर समरी वज़ीर आला पंजाब को इस वक्त भिजवा दी है, और जिसमें कंपनी को बंद करने समेत 3 तजावीज़ दी गई हैं। ये 3 तजावीज़ हैं क्या, कंपनी की तबाही की वजूहात क्या बनी है और इसका जिम्मेदार कौन है, और मुस्तकबिल के हवाले से क्या लायामल अपनाया जाएगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरपर्सन है लाहौर पार्किंग कंपनी की रुबीना सुलेहरी साहिबा हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी। मैडम, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। मैडम, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। जैसे मैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज की रिपोर्ट के हवाले से बात करी थी कि उसमें सारी जो कारकर्दगी है वो हम सबके सामने आ गई है कि 100 में से सिर्फ 7 नंबर ही मिल पाए हैं लाहौर पार्किंग कंपनी को। तो हमें बताइए कि आखिर इतनी बुरी कारकर्दगी की वजह क्या है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसमें एक तो मुनीबा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और बड़े सेंसिटिव इशू पे बुलाया है। अल्लाह हम सब का हाफिज, हामियो नासिर हो। बात यह है कि ये जो कंपनी जब बनाई गई थी तो जाहिर है ये शहबाज शरीफ साहब ने ये कंपनीज बनाई थी, जिनमें से एक कंपनी ये भी थी। लाहौर के मसाइल जैसे कि आपने कहा कि बढ़ते जा रहे हैं और पार्किंग के मसाइल स्पेशली बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हमारे पास पार्किंग के लिए प्लेसेस तो है नहीं। जैसा कि मैंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि हमने बाजार तो बना लिए, मॉल्स तो बना लिए, लेकिन पार्किंग के लिए जगह नहीं बनाई। तो उन मसाइल की वजह जो है, वो जो मसाइल हैं उनको हम बिल्कुल हल तो नहीं कर सकते, ना ही वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने पार्किंग प्लेसेस ही नहीं बनाई या पार्किंग प्लाजाज ही नहीं बनाए तो पार्किंग के इश्यूज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जी अब इसका हल क्या है। इसका हल करने के लिए ही ये कंपनी बनाई गई थी। इसको बने हुए भी को 9-10 साल, मेरे ख्याल में 2011 में शायद ये कंपनी बनी है।
तब से ये मसाइल वैसे के वैसे ही चलते आ रहे हैं। मतलब अगर हम कहें कि जी किसी वक्त में मसाइल बड़े ठीक हो गए थे या बड़े अच्छे हो गए थे, नहीं। मैं जब से इस कंपनी में मैंने भी यही देखा है कि तब से ही ये मसाइल चले आ रहे हैं। अब इन मसाइल के परमानेंट हल की ज़रूरत है। वो परमानेंट हल क्या है, उसमें 2-3 हल हैं हमारे सामने जो हमने कहा कि शायद अगर हम उनके ऊपर अमल दरामद करें, और मुझे उम्मीद भी है कि काफ़ी हद तक जो है वो मसले हल हो जाएंगे। सबसे पहले तो कंपनी की मेरे ख्याल में जो साइट्स हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम उनको आउटसोर्स कर दें, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ओवर चार्जिंग हो रही है और जाते हैं और पार्किंग के लिए प्लेस भी नहीं मिलती, अगर मिलती है तो ओवर चार्जिंग की जाती है। ओवर चार्जिंग तो खैर प्राइवेट सेक्टर्स भी साथ साथ मौजूद हैं, वो करते हैं। पता नहीं लाहौर पार्किंग कंपनी इतनी करती है या नहीं करती, मुफ्त में बदनाम है। लेकिन अगर वो साइट्स जो है अगर हम उनको आउटसोर्स करते हैं तो उससे कंपनी की इनकम में इजाफा होगा, क्योंकि कंपनी इस वक्त खसारे में जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, बस इस तरह के 2-3 मसाइल देखेंगे, जो ज्यादा सूटेबल होगा उसको ले लेंगे। लेकिन ये 2-3 मसाइल नहीं है इमरान, आपको लगता है कि 2-3 ये हल है, ये मसाइल नहीं है, ये हल है जिनको हम लोगों ने हल करना है। मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हल की तरफ हम नहीं जा रहे। और आप ही की मैं खबर कहूँ कि आपने ही ये खबर ब्रेक की है कि जो ये परफॉर्मेंस आई है, रिपोर्ट सामने आई है, इसमें परफॉर्मेंस के अलावा जो है बदउनवानी की शिकायत भी सामने आ रही है, जिसकी वजह से कंपनी भी बंद करने की तजवीज़ दी गई है। तो क्या किन ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा? देखिए मुनीबा, बड़ा अहम इशू है और मेरा ख्याल था कि आज चेयरपर्सन बोलेंगी और खुल के बोलेंगी, मगर कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है इस वजह से शायद वो कह रही हों कि बिल्कुल मूड भी अच्छा है ना। अच्छा जी, मसला ये है कि शहर में ना पार्किंग का हुजम जो है इस वक्त वो उसको टैकल नहीं किया जा रहा बुनियादी तौर पर, और महकमे ना जो हैं इसको यहाँ तो ठीक करना नहीं चाहते, और जो बड़े जो हैं जो सर जोड़ के बैठते हैं, जो इसके बारे में सोचते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ भरमी का इजहार कर देते हैं। कोई रिपोर्ट आ जाएगी, जिस तरह ये हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आई है, एवेल्यूशन कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने रिपोर्टिंग की कि ये इतने नंबर थे, इनको हमने टाइम दिया, इन्होंने ये अहदाफ पूरे नहीं किए, हुजम पूरा नहीं किया, कंपनी खसारे में है, थोड़ी सी बदउनवानी भी है, करप्शन भी है, बेज़ाब्तियाँ भी हैं, और इनका इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट भी नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल को देखकर तो फिर ऐसे ही लगता है ना कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए। और कंपनी चूंकि इसका मदर डिपार्टमेंट है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, जिसको ये अपना मेरा ख्याल है 35% भी देते हैं पैसे सालाना, तो ये उनके हवाले कर देने चाहिए, क्योंकि वो भी तो पहले आउटसोर्स करके ही 75%, तो ये पहले वो भी तो आउटसोर्स करके ही चला रहे थे। तो फिर कंपनी को अगर दे दिया है तो फिर कंपनी आउटसोर्स करने की तरफ जाएगी, तो फिर इनको देने का, कंपनी को पार्किंग कंपनी बनाने का फायदा क्या होगा? अच्छा, अगर तो ये 3 तजावीज़ दी गई हैं कि ये कर ले। अब सूरत हाल ये है कि मुनीबा देखें, माल रोड पर पहले 50 बिल्डिंग थी, अब 70 हो गई होंगी, 80 हो गई होंगी, मगर क्या किसी ने सोचा जब वो बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए पार्किंग के लिए जो नक्शे में वो जगहों की अप्रूवल ली जाती है, क्या वो पार्किंग कंपनी के साथ कंसल्टेंसी की जाती है, उनसे ली जाती है कि ये इस प्लाजे से इस प्लाजे में जितनी दुकानें बननी है इनकी पार्किंग बाहर नहीं आएगी, या उसका एनओसी कोई देता है? नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ एक या तो 2 एजेंसियाँ हैं, या एलडीए है या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, जो लाहौर में जो आपकी जितने भी प्लाजे हैं, जितने भी डोमेस्टिक घर हैं, उनकी नक्शों की अप्रूवल देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें 10,000 नक्शों की अप्रूवल बल्दिया उज़्मा लाहौर देती है, तो कोई 30,000 नक्शों की अप्रूवल एलडीए भी देता है। तो इन दोनों एजेंसियों, इन दोनों जो शहर के अलाइड महकमे हैं, इनको चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो पार्किंग कंपनी अगर बनाई गई है तो उससे कंसल्टेंसी ले। देखें, अगर सिर्फ पार्किंग कंपनी का ये काम नहीं है कि वो एक सड़क बन गई है और एक प्लाजा बन गया है, फ़र्ज़ करें, तो उसकी सारे प्लाजे की पार्किंग जो है वो बाहर सड़क जो लिंक रोड बनाई गई है मेन रोड की, उसकी आर्टरीज पे आकर वो आप बाइक्स खड़ी करेंगे, आप गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, उसके बाद तो आपकी जो सड़कें वो बंद हो जाएंगी। जो है बेसमेंट बननी चाहिए पार्किंग के आपके सामने एक सूरत हाल है कि अगर हम रीगल चौक से खड़े शुरू होते हैं, तो जैसे हम फैसल चौक तक आते हैं तो राइट लेफ्ट दोनों जो हैं सर्विस लाइन बंद होती है। आपके सामने सूरत हाल है, शालम मार्केट में अंदर जाने को दिल नहीं करता, गाड़ी जा ही नहीं सकती। अच्छा जी, अगर आप बाहर आ जाएं सर्कल रोड पे, तो इसकी तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की सर्कल रोड है, जो शाही किला को टच करते हुए वापस एक रिंग बना हुआ है। तो उसकी जितनी भी लेफ्ट राइट जो है सर्विस लाइन टोटल ब्लॉक होती हैं, और उसके अलावा जो उसकी मेन रोड है
वो खड्डों से भरी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम ट्रैफिक सारे सुस्रवी का इन मामलात से हम लोग ट्रैफिक सुस्रवी का literally शिकार हम रहती रोज है ही देखते हैं और ना इमरान। साइन बोर्ड लगे हुए हैं ना वहाँ पे कोई यानी कि कुछ भी नहीं मसाइल है, ही मसाइल ही मसाइल मसाइल हैं हैं, कोई और हल नहीं हमें अच्छा नजर ये आ तो रहा। मैंने आपके साथ शहर की बात की है। अगर आप आजे एक पोश इलाके की तरफ यानी कि जिसको गुलबर्ग कहते हैं, लिबर्टी कहते हैं, लिबर्टी की पार्किंग है, यहाँ पे इनको इतना खसारा हुआ है पिछले दिनों में। उसके बाद आप गुलबर्ग की कई पार्किंग ऐसी हैं जहाँ से इमरान, वही पैसे मैं आपसे पूछ रही थी इमरान के जो पार्किंग कंपनी के जो बोर्ड में अफराद बैठे हुए होते हैं, ओहदेदार जो हैं, उनकी आपस में ही नहीं बनती, ये खबरें भी आ रही हैं। तो इसके हवाले से हमें बताइए, क्या ये भी वजह है ये कंपनी जो है खसारे में जा रही है? मैडम बैठी हुई है, चेयरपर्सन बैठी हुई, पूछें इनसे, ये बताएंगी। देखें आपकी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपकी जो सेक्रेटरी हैं वो उनके पास सीईओ का चार्ज है पिछले 3-4 माह से। ठीक है, आपके ने अभी तक सीईओ ही नहीं है। मतलब ये खबरें सही हैं? बिल्कुल ठीक है, आपके पास बैठी हुई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास होता है, ये कोई इजलास बुलाना भी चाहती हैं तो वो इनको इजाजत ही नहीं देती। ये लिखकर भेजती हैं कि इजलास बुलाएं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास बुलाती नहीं है। ताकि जारी बात है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास होगा, उसमें डीसी आएगा, सीटीओ आएगा, सीईओ कॉर्पोरेशन आएगा, तमाम बातें फिर बाहर जाएंगी। अब दूसरा ये आ गया कि जब कोई बात कहीं पॉलिसी पर जानी शुरू हो जाती है तो वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई बात बाहर आ जाती है। अब इन सारे सवालों का जवाब जो मैंने आपको दिया है, इनको कंफर्म कर ले मैडम से आप। मैडम क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इमरान की रिपोर्ट मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही है फिर। मैं यही कहूंगी कि इत्तेफाक इमरान करती की हैं रिपोर्ट आप? मेरे से ज्यादा बेहतर है। इत्तेफाक करती हैं मेरे मैं ख्याल से। इत्तेफाक और अच्छा, फिर मुझे इन तो चीज- यूं मंदीवा लगता है जैसे मैं सीईओ बाकी कंपनी हूँ और आज सारे इंकशाफात करी जा रहे ये हैं। कंपनी ऐसी है कि यहाँ पे आप जिसको इख्तियार दे दे वो वापस देने का नाम ही नहीं लेता। आप हमने कंपनी सेक्रेटरी को सीईओ बनाया था ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक। जब हमने नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की, वो इख्तियार हमने उनसे लेके किसी और को देना चाहा तो वो लड़ाई हो गई और उन्होंने एक ईमेल कर दी, जी एजेंडा डेफर हो गया। हालांकि वो एजेंडा सारा डिस्कस हो। ये बोर्ड के मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, देखते हैं अब इसको कैसे हल करते हैं। लेकिन अगर इसी तरह मामलात रहेंगे कंपनी के अंदर ही, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, देखिए जो मैं तो हूँ अफराद जो चेयरपर्सन एक बोर्ड ऑफ साथ डायरेक्टर्स नहीं होंगे। की। मैंने तो वही चीजें देखनी है जो बोर्ड में आनी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बोर्ड में चीजें आएंगी तो देखूंगी ना। फिर मैं सही कहता हूँ ना, घबराना नहीं है, घबराना चाहिए। घबराना नहीं है, मैं सही कहता हूँ ना, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। देखिए वो भी हल्का हल्का बोल रही हैं, कह रही हैं, मगर उनको पता है कि ये, मुझे तो ये समझ नहीं लग रही ये कंपनी है, किसी का स्टेक लगा हुआ है इसमें, क्या मसाइल क्या हैं। यानी कि इतनी चीजें हम देते हैं, उसके ऊपर एक्शन जब होने लगता है तो पता नहीं कौन लोग कहाँ पे किस जगह पे पहुंच जाते हैं। अब मसाइल ये है इससे कि पहले मैंने इतने डिपार्टमेंट चलाए, मुझे ऐसे मसाइल का कभी सामना नहीं हुआ जैसे मसाइल का सामना लाहौर पार्किंग कंपनी में। तो आपको क्या समझ से लगता है बाहर इसका है, हल क्या है? बिल्कुल सही। मुस्तकिल हल क्या है? आपको क्या लगता है देखिए, किस इसका तरह की जो मुस्तकिल- है पॉलिसी इसका फिर बनानी मुस्तकिल चाहिए? हल है कि हर शख्स न्यूट्रल हो, ठीक है, हर इदारा भी न्यूट्रल हर अदारा भी न्यूट्रल हो। आप अवाम के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, उनकी भलाई के लिए काम करें, अपने लिए काम ना करें। मैं तो यही कहूँगी, जब तक आप न्यूट्रल नहीं होंगे, आप अवाम का नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं हो सकता। इमरान देखिए- आप क्या कहेंगे? देखिए मैं यही कहूँगा कि हमारा काम है निशानदेही करना। ठीक है। और देखिए इंटरनल अगर पॉलिटिक्स हो रही हो ना तो थोड़ा सा उसमें इंकशाफ करना कि यहाँ पे कोई चीज़ खराबी हो रही है। हम तो रिपोर्टिंग करते हैं, हम अपनी सजेशन दे सकते हैं, और मेरी यही सजेशन ये होगी वज़ीर-ए-आला पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, और ये लीड कर रहे हैं इस कंपनी को सेक्रेटरी बल्दियात से, कि अगर इस कंपनी को, कंपनी चले बचाए बचे ना बचे, मगर लोगों के साथ जो इस पर खिलवाड़ हो रहा है, मेरे आपके पेडेस्ट्रियन राइट्स पर जो डाका मारा जा रहा है, पैदल चलने की फुटपाथ पे जगह नहीं होती, पैदल चलने की शाम को तजावुजात की भरमार है इस वक्त बाहर। देखें आप हाल रोड पे उसकी चले जाए वजह ना, से भी पार्किंग हाल मसले रोड पे बढ़ हाल रहे रोड पे हैं। चले जाए ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जाकर कोई रेट ही पूछ लूं। आप बिलीव करें, जब मैं वहां पे देखता हूँ 5,500 मोटरसाइकिल, और उसके साथ जहां पे मैंने पैदल चलना है फुटपाथ पे, वो छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, उनके नीचे पहिए लगा दिए गए ऐसे ही है। हैं कि अगर कोई इंतजामिया आए वो फौरी तौर पे अंदर कर ले। सॉरी इमरान, आपकी बात काट रही हूँ। आप लोगों की वसातत से मैं तो बड़ा कुछ करना चाह रही थी इस कंपनी के अंदर। मैंने शुरू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मीटिंग्स भी की, और जो पार्किंग के इश्यूज के मसाइल थे उनका जो हल है उनसे ही लेकर हल करने की कोशिश भी की। ठीक है। बहुत सारे काम किए, लेकिन वो सारी चीजें हमने बोर्ड में लाकर डिस्कस करके ही हल करनी है ना। मतलब मैं एज ए चेयरपर्सन कोई ऑर्डर तो नहीं इशू कर सकती कि ये मसला, इस मसले का ये हाल है तो इसको ऐसे कर दे। बिल्कुल उसकी अप्रूवल बोर्ड से होनी है।
बिल्कुल ऐसे ही है। जनाब रुबीना सुलहरी साहिब हमारे साथ मौजूद थी, चेयरपर्सन है लाहौर पार्किंग कंपनी की, और इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं। मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब मुझे अब आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।